चाहते हैं ना कि ये औरत मेरे घर में किस हक से रह रही है। क्या होता है जब एक टूटा हुआ इंसान अपनी सुकून की तलाश में एक वीरान घर लौटता है और वहां उसे एक ऐसा नजारा दिखता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। एक तरफ वो मगरूर आदमी जिसकी दुनिया उजड़ चुकी थी और दूसरी तरफ एक बेसहारा बेवा जो अपने दो मासूम बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही थी। जब दुनिया ने उस गरीब औरत पर कीचड़ उछाला तो उस आदमी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे शहर की बोलती बंद कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात? अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां पसंद है तो अभी चैनल स्टोरी बाय मरियम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। मैं हूं स्टोरी बाय मरियम। शाम का वक्त था और आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे जब अमान की महंगी काली गाड़ी शहर की भीड़ और शोर शराबे से बहुत दूर एक कच्चे और सुनसान रास्ते पर धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। जंगल के सन्नाटे में गाड़ी के भारी इंजन की आवाज किसी बड़े तूफान जैसी लग रही थी। अमान ने गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे किया और इस दुनिया में कोई इलाज नहीं था। यह पुरानी हवेली जिसे गांव वाले सुकून मंजिल कहते थे सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं थी, बल्कि यह जोया का एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब थी। शहर की झूठी भीड़ और फरेब से दूर जोया यहां अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाना चाहती थी जहां सिर्फ सुकून हो। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और यह हवेली अमान के लिए गई। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसने देखा कि बागीचे में जहां सूखे पत्तों और मरी हुई टहनियों का ढेर होना चाहिए था वहां गुलाब की नई और हरी क्यारियां लगी हुई थी। वो क्यारियां हवा में एक बहुत ही भीनी सी महक बिखेर रही थी। बरामदे का फर्श जो धूल और मिट्टी से भरा होना चाहिए था वो पानी से धुला हुआ बिल्कुल साफ चमक रहा था। अमान के दिल में गुस्से की एक बहुत तेज लहर दौड़ गई। क्या उसके साफ चमक रहा था? मुंशी ने उसके गैर हाजिर होने का फायदा उठाकर किसी अजनबी को यह घर किराए पर दे दिया है या किसी ने उसकी इस कीमती जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लिया है? यह सोचकर अमान ने गुस्से में गेट को जोर से धक्का दिया और तेज कदमों से अंदर घुसा। जैसे ही वह भारी लकड़ी के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा अंदर से आती एक हल्की और मासूम सी आवाज ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। अम्मी जान देखिए, मुझे बाहर बागीचे से एक बहुत प्यारा परिंदे का पंख मिला है, एक नन्हे बच्चे की आवाज आई। अमान ने अपने पैर से जोर से दरवाजा धकेल कर खोला और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन पूरी तरह खिसक गई। उसके उस आलीशान हाल में जहां एक खौफनाक सन्नाटा और मातम होना चाहिए था वहां एक नई जिंदगी बस रही थी। फर्श पर बिछी एक पुरानी और फटी हुई चटाई पर एक 6 साल का लड़का उमर बैठा था और अपने हाथ में वो छोटा सा पंख लिए खुशी से मुस्कुरा रहा था। पास ही एक 4 साल की मासूम बच्ची सारा सोफे का किनारा पकड़कर खड़ी होकर अपनी अम्मी को देख रही थी और वो अम्मी मरियम जो एक बहुत पुराना लेकिन साफ सूती लिबास पहने हुए थी वो किचन की तरफ से हाथ में पानी का एक कांच का जग लिए निकल रही थी। जैसे ही मरियम की नजर दरवाजे पर खड़े एक लंबे चौड़े और गुस्से से तमतमाए हुए अजनबी मर्द पर पड़ी उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसके हाथों से छूटकर पानी का जग सीधे जमीन पर गिर पड़ा। एक जोरदार आवाज के साथ कांच के टुकड़े और पानी पूरे फर्श पर फैल गया और मरियम का चेहरा खौफ से बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने पलक झपकते ही अपने दोनों मासूम बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और डर के मारे पीछे हटने लगी। कौन हो तुम और मेरे घर में मेरी इजाजत के बिना घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने मेरे घर का ताला तोड़ने की जरूरत कैसे की? मरियम डर के मारे बुरी तरह की पाक यादों से जुड़ा हुआ था और उसे यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई गैर इंसान उसके इस घर में रहे। यह एक बहुत बड़ा जुर्म है और मैं अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करता हूं। तुम जैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ना चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही नन्ही सारा जोर जोर से रोने लगी और उमर ने डर के मारे अपनी मां के आंचल को कसकर पकड़ लिया। मरियम की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और वो घुटनों के बल आगे खिसकी। छोटा उमर न जाने कहां से इतनी हिम्मत जुटाकर आगे आया। उसने अपने नन्हे हाथों से अपने आंसू पोंछे और अपनी मासूमियत से बोला, अंकल मेरी अम्मी ने आपके इस पूरे घर को बहुत सा किया है। अम्मी कहती है कि सफाई आधा हाय होती है। हाँ, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं। हम लोग चोर नहीं हैं। हम लोग चोर नहीं हैं।
उमर की उस बेखौफ और मासूम आवाज ने अमान के फोन मिलाते हुए हाथ को बीच में ही रोक दिया। उसने हाल में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई और सचमुच उस घर में वो उदासी और मनहूसियत नहीं थी जो सालों से बंद पड़े घरों में होती है। हर एक चीज अपनी जगह पर बहुत सलीके से रखी हुई थी और टेबल या सोफे पर धूल का एक मामूली सा कण भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, सामने की दीवार पर जोया की जो बड़ी सी तस्वीर लगी थी उसका शीशा बिल्कुल साफ था। उस तस्वीर पर बहुत ही अदब के साथ एक साफ कपड़ा डाला गया था ताकि उस पर धूल ना पड़े। पास ही एक रैक पर जोया का कुरान रखा था जिसे एक बहुत ही खूबसूरत हरे कपड़े में लपेटकर रखा गया था और वहां एक अगरबत्ती जल रही थी जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अमान की नजर उस कुरान पर जाकर अटक गई और उसने अपनी बहुत धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा, यह कुरान वहां किसने रखा है? मरियम ने सिसकते हुए अपना सिर झुकाकर जवाब दिया, मैंने रखा है साहब। मैंने देखा कि वो पाक किताब ऐसे ही धूल में रखी है तो मैंने उसे साफ कपड़े में लपेट दिया। हमें लगा कि इस घर वाले बहुत नेक लोग होंगे, इसलिए हमने अल्लाह के कलाम को सबसे ऊंची जगह पर रख दिया। मैं रोज नमाज के बाद कुरान पढ़कर इस घर वालों के लिए दुआ करती हूँ। अमान का उबलता हुआ गुस्सा। अगर तुम्हारे बच्चों के रोने या खेलने की तेज आवाज भी मेरे कानों तक आई तो मैं उसी वक्त तुम सबको बाहर निकाल दूंगा, समझ गई तुम? और सबसे जरूरी बात, मुझे फालतू का शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। जी साहब जी, बिल्कुल। हम आपको ये महसूस भी नहीं होने देंगे कि हम यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह आपका बहुत भला करे। मरियम ने जल्दी जल्दी अपना थोड़ा सा जो बचा खुचा सामान था वो उठाया, अपने दोनों बच्चों का हाथ मजबूती से पकड़ा और पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ गई, जैसे उसे डर हो कि कहीं ये सख्त मिजाज साहब अपना फैसला ना बदल ले। उनके जाने के बाद उस विशाल हाल में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा गया। अमान वहां चुपचाप खड़ा जोया की उस तस्वीर को देखता रहा। उसने महसूस किया कि आज 3 साल बाद पहली बार उसे अपनी हवेली में वो खौफनाक अकेलापन और घुटन नहीं लग रही थी जो हमेशा लगा करती थी। लेकिन अमान को यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि यह खामोशी और शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है और एक बहुत बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा है। अगले कुछ दिन घर में बहुत खामोशी से बीते। अमान पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहकर काम करता था। मरियम बिना आवाज किए पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती और बच्चों को अमान से दूर रखती। घर का माहौल बहुत सुकून भरा हो गया था। तीसरी रात अमान को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसका पुराना दुश्मन, वो खौफनाक अनिद्रा का रोग, वापस आ गया था। रात के करीब 2 बज रहलने लगा था। लेकिन इस कहानी में अभी एक बहुत बड़ा इम्तिहान आना बाकी था। कुछ दिनों बाद एक शाम मौसम अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गया। आसमान में काले घने बादल छा गए, बहुत तेज आंधी चलने लगी और बिजली भयानक आवाज के साथ कड़कने लगी। अमान अपने कमरे में अकेला बैठा था कि अचानक उसे अपनी छाती में एक बहुत तेज और चुभने वाला दर्द का एहसास हुआ। यह दर्द उसके लिए बहुत जाना पहचाना था। यह एक भयानक पैनिक अटैक था। जोया की मौत के बाद अक्सर जब मौसम खराब होता था तो उसे ऐसे डरावने दौरे पड़ते थे जब उसे लगता था कि उसका दम घुट रहा है और उसकी जान निकल जाएगी। अमान ने अपनी कुर्सी से खड़े होने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वो एक भारी आवाज के साथ धड़ाम से लकड़ी के फर्श पर गिर पड़ा। गिरते हुए उसका हाथ टेबल पर रखे कांच के भारी पानी के जग पर लगा। वो जग जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। आह! अमान के मुंह से एक दबी हुई दर्दनाक चीख निकली। एक भयानक अंधेरा उसकी आंखों के सामने छाने लगा। उसका इनहेलर सामने दराज में रखा था, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह सुन्न पड़ चुके थे और वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसने हार और सांस लेने के लिए बुरी तरह तड़प रहा था। साहब, मरियम चिल्लाते हुए दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ? आपको खुदा के लिए आंखें खोलिए। अमान कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने बस अपने कांपते हुए हाथ से दराज की तरफ इशारा किया। मरियम बहुत समझदार औरत थी। उसने तुरंत दराज खोला और वहां से वो इनहेलर निकाला। उसने फुर्ती से पंप अमान के मुंह में लगाया और उसे दबाया। सांस लीजिए साहब, गहरी सांस लीजिए, हिम्मत मत हारिए। मरियम ने अमान का भारी सिर अपनी गोद में रख लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो रात को डर जाने पर छोटे उम्र को सुलाते वक्त करती थी। वो अपने हाथों से उसका पसीना पोंछने लगी और लगातार कलमा पढ़ने लगी। कुछ नहीं होगा आपको, शांत हो जाइए। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है।
मैं यही हूँ। मरियम की ममता से भरी उस आवाज और छुअन ने अमान के अंदर चल रहे खौफनाक तूफान को रोक दिया। उसकी धुंधली होती आंखों ने मरियम का डरा हुआ लेकिन परवाह करने वाला चेहरा देखा। उस वक्त अमान को उसमें कोई मामूली औरत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई कोई फरिश्ता दिखाई दी। धीरे धीरे अमान की सांसें सामान्य होने लगी। कमरे में सिर्फ बाहर कड़कती बिजली की आवाज थी और अंदर एक सुकून भरी खामोशी। साहब, अब आप ठीक हैं? मरियम की आवाज में अभी भी बहुत ज्यादा घबराहट थी। उसका हाथ अभी भी अमान के माथे पर रखा हुआ था। अमान ने धीरे से अपनी आंखें पूरी तरह खोली। उसकी सांसें अब काबू में थी लेकिन दिल की धड़कन अभी भी थोड़ी तेज थी। उसने महसूस किया कि उसका सिर मरियम की गोद में रखा हुआ है। यह वही औरत थी जिसे उसने पहले दिन अपने घर में घुसने से मना किया था और जलील किया था। आज उसी औरत ने अपनी परवाह किए बिना उसे मौत के मुंह से बाहर खींच लिया था। अमान ने खुद को संभाला और धीरे से उठकर बैठ गया। एक बहुत ही अजीब सी खामोशी उन दोनों के बीच छा गई। मुझे पैनिक अटैक आया था। अमान ने पहली बार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी किसी अजनबी के सामने कबूल की। जोया के जाने के बाद यह अक्सर मेरे साथ होता है। मरियम ने अपनी सूती साड़ी के पल्लू से अपनी नम आंखों को पोंछा। मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ साहब। जब अपना कोई बहुत खास इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो हमारा शरीर जिंदा जरूर रहता है पर हमारी सांसें बहुत भारी हो जाती है। अमान ने मरियम की तरफ मुड़कर देखा। उसे अचानक याद आया कि इस औरत ने भी अपना शौहर खोया है। इसने अपना घर खोया है, दुनिया की ठोकरें खाई है। फिर भी इसके अंदर इतनी हिम्मत और इतना हौसला है कि यह दूसरों का दर्द बहुत आसानी से समझ सकती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम मेरे बनाए हुए नियम तोड़कर ऊपर नहीं आती तो शायद आज मेरी जान चली जाती। नियम तो इंसानों की सहूलियत के लिए होते हैं साहब, किसी की जान बचाने से रोकने के लिए नहीं। मरियम ने सिर झुकाकर अदब से कहा। उसने जमीन पर पास रखे जग के शीशे के टुकड़ों को समेटना शुरू किया। हाँ। आप आराम कीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ। उस रात अमान को बिल्कुल नींद नहीं आई लेकिन यह बेचैनी किसी बीमारी या पैनिक अटैक की वजह से नहीं थी बल्कि एक बहुत ही नए एहसास की वजह से थी। उसे गेट 3 सालों में पहली बार ऐसा लगा कि वह इस बड़ी सी दुनिया में अकेला नहीं है। कोई है जो बिना किसी लालच या स्वार्थ के उसकी परवाह कर रहा है। अगली सुबह उस हवेली का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। अमान जब सोकर उठा तो उसे नीचे से बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही थी। यह खुशबू किसी महंगे परफ्यूम की नहीं थी बल्कि यह इलायची वाली चाय और गर्मा गर्म नाश्ते की थी। वो जल्दी से तैयार होकर सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। उसने देखा कि बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बहुत सलीके से नाश्ता लगा हुआ है। मरियम वहां मौजूद नहीं थी। वो शायद अंदर किचन में काम कर रही थी लेकिन डाइनिंग टेबल के पास नन्ही सारा खड़ी थी। अमान को अपनी तरफ आते देखते ही सारा बुरी तरह डर गई और तुरंत टेबल के नीचे छिपने की कोशिश करने लगी। अमान वहीं रुक गया। उसने धीरे से अपने घुटनों के बल बैठकर टेबल के नीचे झांका। क्या तुम मुझसे डरती हो? अमान ने बहुत ही नरमी और प्यार से पूछा। सारा ने अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से उसे देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। भाई कहता है कि आप एक बहुत गुस्से वाले शेर हो, आप गुस्सा करोगे तो हमें खा जाओगे। अमान की अचानक जोर से हंसी छूट गई। 3 साल के लंबे अरसे में यह पहली बार था जब वह इतनी खुलकर हंसा था। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा शेर नहीं हूं। उसने टेबल पर रखी मीठे की एक प्लेट उठाई और सारा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो देखो, इस शेर को बहुत जोर से भूख लगी है लेकिन वह सिर्फ यह मीठा खाता है। क्या तुम मेरे साथ बैठकर खाओगी? सारा झिझकते हुए धीरे से मुस्कुराई और टेबल के नीचे से बाहर निकल आई। उसने अमान के हाथ से एक छोटा सा निवाला खाया। उसके चेहरे पर जो प्यारी सी मुस्कान थी वो मुस्कान सीधे अमान के दिल में उतर गई। तभी मरियम किचन से घबराती हुई वहां आ गई। सारा को साहब के बिल्कुल पास खड़े देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। सारा, पीछे हटो, मैंने मना किया था ना कि साहब को बिल्कुल परेशान मत करना। मरियम दौड़कर आई और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ये बच्ची है, इसे समझ नहीं है। मरियम डरी हुई थी। अमान ने उसे हाथ के इशारे से रोका। उसका स्वर बहुत शांत और ठहरा हुआ था। इसे मेरे साथ खेलने दो
और सुनो, आज से तुम लोग अपना खाना पीछे उस छोटे से कमरे में जमीन पर बैठकर नहीं खाओगे। तुम और बच्चे मेरे साथ इसी डाइनिंग टेबल पर खाना खाओगे। मरियम पूरी तरह हैरान रह गई। लेकिन साहब, आपके बनाए हुए नियम आपने कहा था। नियम मैंने ही बनाए थे और आज मैं ही उन्हें बदल रहा हूं। अमान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वैसे तुम्हारी चाय बहुत शानदार है, बिल्कुल मेरी जोया के हाथ की चाय जैसी। मरियम की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू आ गए। उस दिन के बाद से उन दीवारों के बीच जो एक अदृश्य दरार थी, वह धीरे धीरे भरने लगी। अब अमान अक्सर अपने काम से समय निकालकर बाहर बरामदे में आकर बैठता और बच्चों को बागीचे में खेलते हुए देखता। उमर, जो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार था, वो अक्सर अमान के पास आकर बैठ जाता और उससे बातें करता। एक शाम उमर अपनी एक पुरानी सी ड्राइंग बुक लेकर अमान के पास आया। अंकल, ये देखिए। उसने अपनी एक बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी और कच्ची सी ड्राइंग दिखाई। उस कागज पर एक बहुत बड़ा सा घर बना हुआ था। घर के पास एक पेड़ था और पेड़ के नीचे 4 लोग खड़े थे। यह सब कौन है? अमान ने दिलचस्पी से पूछा। उमर ने अपनी नन्ही उंगली कागज पर रखी। ये मेरी अम्मी है, ये मेरी छोटी बहन सारा है, ये मैं हूँ और ये आप हो अंकल। अमान का गला पूरी तरह भर आया। उस यतीम और बेसहारा बच्चे ने अपनी उस छोटी सी रंगीन दुनिया में उसे भी शामिल कर लिया था। जिस अमान ने मरियम के कमरे का दरवाजा धीरे से खटखटाया। मरियम, अमान की आवाज बिल्कुल शांत और गंभीर थी। बाहर आओ और बच्चों को भी अपने साथ लाओ। मरियम कांपते हुए कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि अमान ने आज एक बहुत ही साफ और उजला सफेद लिबास पहना हुआ है। डरो मत, बस मेरे पीछे पीछे चलो और अपना सिर ऊंचा रखना। अमान ने उसे हौसला देते हुए कहा। अमान ने मेन गेट का भारी ताला खोला। लोहे का भारी गेट खुलने की भयानक आवाज के साथ ही बाहर खड़ी भीड़ का शोर एकदम थम गया। सामने अमान एक चट्टान की तरह खड़ा था। उसके ठीक पीछे मरियम खड़ी थी, जिसका सिर अदब से झुका हुआ था और दोनों बच्चे उसका हाथ मजबूती से पकड़े खड़े थे। जब्बार भीड़ को चीरते हुए सीना तानकर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही कुटिल और गंदी मुस्कान थी। अरे वाह, आ गए दोनों एक साथ। देखो गांव वालों, इन्हें रत्ती भर भी शर्म तो है नहीं, कैसे सीना तानकर एक साथ खड़े हैं। जब्बार ने भीड़ को उकसाने की कोशिश की। अमान बाबू, आप बहुत अमीर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे गांव को नापाक करेंगे। हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह इतना बड़ा आदमी एक मामूली और गरीब बेवा से निकाह कर चुका था। अमान ने अपने कांपते हाथों से उस बेसहारा औरत को वो मुकाम दे दिया था जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मरियम की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। यह आंसू किसी बेइज्जती के नहीं थे, बल्कि यह उस सम्मान के थे जो अल्लाह ने उसे आज पूरी दुनिया के सामने बख्शा था। जब्बार का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी साजिशें एक ही पल में मिट्टी में मिल गई। वह अब एक बेबस बेवा को नहीं, बल्कि शहर के सबसे रसूखदार इंसान अमान की कानूनी बीवी को धमका रहा था। बल्कि यह इंसानियत रिश्तों की गर्माहट और अल्लाह की रहमत की रोशनी थी। एक अजनबी रिश्ता जो गुस्से और तूफान में शुरू हुआ था, वो अब एक बहुत ही खूबसूरत और पाक बसेरे में बदल चुका था। दोस्तों, मकान सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बनते हैं, लेकिन घर इंसानों और उनके एहसासों से बनता है। कभी खून के रिश्तों से बहुत बढ़कर वो रिश्ते होते हैं जो इंसानियत और दर्द से बनते हैं। हमारे इस्लाम में भी एक बेवा को सहारा देना और यतीम के सिर पर हाथ रखना बहुत बड़ा सवाब माना गया है। अल्लाह जो भी करता है उसमें उसकी कोई ना कोई बड़ी हिकमत छिपी होती है। अमान ने मरियम की मदद की, लेकिन असल में अल्लाह ने मरियम के जरिए अमान की अंधेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। अल्लाह सब देखता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अमान और मरियम की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी बेसहारा का हाथ थामते हैं तो असल में अल्लाह हमारी डूबती हुई जिंदगी को तिनके का सहारा दे देता है। याद रखिए, आपकी छोटी सी नेकी किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। दूसरों की इज्जत करना और यतीमों के सिर पर हाथ रखना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप भी इंसानियत में यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि प्यार और सुकून का यह पैगाम हर घर तक पहुंचे।
ऐसी ही दिल को सुकून देने वाली और ईमान को ताजा करने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय मरियम को अभी सब्सक्राइब करें।